नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आईएसआई के निशाने पर पंजाब टिफिन बम बने खतरे की घंटी। 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन घुसे पंजाब में। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,650 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 358 लोग संक्रमित। क्रिसमस और नए साल को लेकर अलर्ट। एमपी, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों ने बढ़ाई सख्ती। और दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, नहीं मिल रहा है उपचार। पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर बंधाना टोपनो को किया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। यह आशंका पिछले माह आईबी ने पंजाब सरकार व गृह मंत्रालय को जारी एक पत्र में जाहिर की थी। उन्होंने अंक में और आशंका के प्रमुखता से छापा था और कहा था कि राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस चौकसी के बीच दहशतगर्द जो अदालत परिसर में विस्फोट करने में कामयाब हो गए। हाल में 21 नवंबर को देर रात पठानकोट में सेना के कैंप के पास मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड से हमला किया। इसमें कोई घायल नहीं हुआ था। इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही थी। 15 अगस्त के बाद 25 बार से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। हथियार, हेरोइन और टिफिन बम भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 11 टिफिन बम भी बरामद हो चुके हैं। आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के आला अधिकारी सूत्रों के माने तो पंजाब में टिफिन बम का खतरा काफी है, क्योंकि काफी मात्रा में टिफिन बम अभी बरामद नहीं हुए। अलनाजा की घटना के तार भी आतंकियों से जुड़े हुए मिले थे। अजनाला के शर्मा फिलिंग स्टेशन पर ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस ने पास ही के गांव के 4 युवकों को पकड़ा था, जिनमें से रूबल और विक्की दोनों कासिम और पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखबीर सिंह रोडे के संपर्क में थे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। बड़ी बात यह है कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,650 नए केस सामने आए, वहीं 374 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 358 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 77,516 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,79,133 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 7,051 रिकवरी हुई, जिसके बाद अभी तक 3,42,15,977 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 140 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 57,44,652 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 140,31,63,063 डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 358 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 और 67 मामले हैं। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन के 358 मरीजों में से 114 मरीज रिकवर हो गए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 341 लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को भी सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना की आने वाली लहर के खिलाफ देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है, पीएम मोदी ने इस बात का पूरा अपडेट लिया। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भी केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा कोरोना को रोकने के लिए दवाओं की उपलब्धता सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की समीक्षा भी की गई। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और कंटेनर जो वेंटिलेटर है वो पीएलएस प्लांट और आईसीयू ऑक्सीजन बेड हर इंतजाम की पीएम ने पूरी जो है जानकारी ली है। प्रधानमंत्री की मीटिंग से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
स्वास्थ्य सचिव के साथ मीटिंग की। जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें टीकाकरण में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं, खासकर जिन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल अब मरीजों के लिए आफत बन चुकी है। मरीजों को ना ओपीडी में इलाज मिल रहा है और ना ही इमरजेंसी में कोई देखभाल करने वाला है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराने के लिए बीते सप्ताह शुक्रवार से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। सरकार और डॉक्टर के बीच मरीज फंस गए हैं, ना जांच हो रही है ना ही इलाज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के विवांशु को रक्त कैंसर है। उनके शरीर में हर सप्ताह प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। बृहस्पतिवार को वो अपने गांव से दिल्ली पहुंचे। 18 वर्षीय मरीज के भाई अभिषेक ने बताया कि वो 2 दिन तक अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं उन्हें इलाज नहीं मिला। न किसी अस्पताल में प्लेटलेट्स इत्यादि चढ़ाई गई। आखिर में दिल्ली एम्स की इमरजेंसी में करीब 4 घंटे इंतजार के बाद जब नंबर आया तो पता चला कि मरीज की हालत भी गंभीर हो चुकी है। आनन फानन में यहां डॉक्टरों ने मरीज की जान तो बचा दी, लेकिन अब डॉक्टर उनसे कहीं और ले जाने की बात कह रहे हैं। अभिषेक का कहना है कि वे कई बार अपने मरीज को लेकर डॉक्टरों से अपील भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो सुनवाई है वो करने वाला कोई नहीं है। अभिषेक और विवांशु की तरह हजारों मरीज इन दिनों दिल्ली के अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। बीते 8 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, जिसकी वजह से इन मरीजों को उपचार तक नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के चाईबासा जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर बंधाना टोपनो को हथियार और गोला बारूद के साथ सोगा पहाड़ी के जंगल से धर दबोचा। पुलिस सूत्रों ने इस गिरफ्तारी की सूचना देते हुए बताया कि यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में नक्सल कमांड के साथ उनके कुछ साथियों का भी पीछा किया गया, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सल कमांडर के खिलाफ अनेक आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी नक्सली के पास से पुलिस ने एक राइफल, गोलियां और अन्य गोला बारूद भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में बंधना टोपनो बच निकला था, लेकिन उसका साथी कमांडर मंगरा लुगुन मारा गया था। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस ने पिछले 2 महीनों के दौरान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जबरदस्त सफलता हासिल की है। इस दौरान पूरे राज्य में 60 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हाल ही में खूंटी पुलिस ने PLFI के 2 नक्सलियों संतोष लोमका और कड़िया हबगड़ा को गिरफ्तार किया था। इसके पहले गुमला में रायडीह थाना की पुलिस ने इसी संगठन के 13 नक्सलियों को एरिया कमांडर अर्जुन यादव के साथ गिरफ्तार किया था। ब्रेक में जाने से पहले रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ISI के निशाने पर पंजाब टिफिन बम बने खतरे की घंटी। 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन घुसे पंजाब में। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,650 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 358 लोग संक्रमित। क्रिसमस और नए साल को लेकर अलर्ट। MP, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों ने बढ़ाई सख्ती। और दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, नहीं मिल रहा है उपचार। पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर बंधाना टोपनो को किया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
कांग्रेस में हरीश रावत बनाम प्रीतम सिंह की जंग तेज हो चली है। चुनाव नजदीक आते ही दोनों धड़ों के बीच खींचातान भी बढ़ गई है। दोनों धड़ों ने पूरी तरह से एक दूसरे से दूरी बना रखी है। धरातल पर भी यह दूरी साफ नजर आ रही है। ऐन चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। इसमें हरीश रावत कैंप ने प्रीतम गुट को झटका दिया। प्रीतम सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष से बदलकर नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। हालांकि 4 कार्यकारी अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष अपने मन मुताबिक बनाकर प्रीतम कैंप ने जवाब भी दिया। ये खींचातान अब और तेज हो चली है। प्रीतम सिंह भी चकराता को छोड़कर अब हरीश रावत के गढ़ में जाकर प्रचार कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल में भी प्रीतम अब लगातार सक्रिय हैं। रामनगर, भीमताल समेत कई स्थानों पर प्रीतम सिंह रैलियां कर रहे हैं। हरीश रावत लगातार चुनाव में कांग्रेस का चेहरा घोषित करने को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं इसे लेकर वो लगातार सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय भी हैं। हर दूसरे दिन इस संबंध में उनकी कोई ना कोई पोस्ट सुर्खियां बटोरती रहती है। दूसरी ओर प्रीतम सिंह साफ कह चुके हैं कि दूल्हे का चेहरा ऐन मंडप पर ही नजर आएगा। उनका जोर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर रहा। दोनों धड़ों की पूरी तरीके से लग रहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार में उनकी वापसी हो सकती है और ऐसे में सीएम पद को लेकर अभी से धड़ेबाजी तेज हो चली है। इसी धड़ेबाजी ने कांग्रेस की गुटबाजी को सड़क पर ला दिया है। आपको बता दें कि हरीश बनाम प्रीतम के बीच की इस जंग में कार्यकर्ता समर्थक मायूस और असमंजस में हैं। सभी को डर है कि ये खींचातान कहीं चुनाव में कांग्रेस को नुकसान न पहुंचाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश की एक लंबी चुनावी यात्रा पर निकल सकते हैं और जिसमें विभिन्न जिलों में सार्वजनिक रैलियों और रोड शो आयोजित किए जा सकेंगे। और अमित शाह का यूपी दौरा जो है वो रविवार से शुरू होगा। राज्य भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक 26 से 31 दिसंबर के बीच 10 रैलियों और कई रोड शो में शामिल होंगे। पार्टी पहले ही जनविश्वास यात्राएं निकाल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के अन्य मंत्री हर दिन विभिन्न जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक अमित शाह कथित तौर पर 21 जनसभाओं को संबोधित कर चुके होंगे और 140 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर चुके होंगे। प्रत्येक जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में कुल 403 निर्वाचन क्षेत्र है। अमित शाह ने हाल ही में लखनऊ में निषाद पार्टी के साथ एक संयुक्त रैली की थी, जहां उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों के वोटों के लिए एक मजबूत पिच बनाते हुए देखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। अमित शाह की रैली का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करने और विपक्ष पर हमला करने के अलावा जमीनी स्तर पर संगठनात्मक तंत्र को बढ़ावा देना होगा। पिछले महीने शाह ने संगठन की व्यापक बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्षों को चुनाव प्रचार का मंत्र भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि आज पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब भ्रष्टाचार, नशाखोरी माफिया और रेत माफिया वाला राज्य बन चुका है। जो राज्य कभी देश के खाद्यान्न भरे रहने में नंबर 1 था, अब देश के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में बेअदबी के प्रयास सहित बेअदबी के अन्य मामलों की तह तक जाने की आवश्यकता है। भाजपा पंजाब को फिर पुरानी छवि में लौटाने, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने और युवाओं को नशामुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसी मकसद से इस बार चुनाव में उतरने वाली है। और केंद्रीय मंत्री व पंजाब के चुनाव प्रभारी शेखावत ने यह बात गुरुवार को अपने निजी दौरे के दौरान शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक में पत्रकारों से कही। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी विशेष के नेताओं और चुनाव में उतरे प्रतिनिधियों के देश विरोधी तत्वों के साथ सूत्र जुड़े थे। इस बार चुनाव से पहले फिर वही कोशिश हो रही है। सरकार को तब के सूत्रों को खंगालना चाहिए ताकि देश विरोधी तत्वों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब देश के खाद्यान्न भंडार, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जाना जाता था। देश की जीडीपी के मुताबिक कभी देश में नंबर 1 पर था, जो 2000 में चौथे और आज 16वें स्थान पर पहुंच गया। वृद्धि के इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश की स्थिति में वर्तमान में पंजाब मणिपुर से ऊपर है। किसानों के तीसरे दिन रेल रोको आंदोलन के चलते बुधवार को 128 ट्रेनें प्रभावित हुई। किसानों ने अमृतसर, ब्यास सेक्शन, फिरोजपुर
बठिंडा, जालंधर लुधियाना, जालंधर पठानकोट व टाडा, उड़मुड़ और खुडा कुराला के अलावा अब फाजिल्का और मोगा में भी रेल ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया है। इसके चलते रेल डिवीजन फिरोजपुर की 59 ट्रेनें रद्द हुई हैं। 35 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं 35 ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर रोककर वहीं से उनके निर्धारित स्टेशनों के लिए रवाना किया जा रहा है। ये ट्रेनें पंजाब में प्रवेश नहीं कर रही हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंदेर का कहना है कि अमृतसर में उनकी यूनियन की बैठक आईजी और बॉर्डर जोन डिप्टी कमिश्नर अमृतसर व एसएसपी संघ बैठक हुई थी। इसमें उनकी मांगों का कोई भी हल नहीं निकाला गया। इसलिए बुधवार को फाजिल्का व मोगा रेल सेक्शन पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार उनकी मांगे स्वीकार नहीं करती तो धीरे धीरे डिवीजन में अन्य जगहों पर भी रेल ट्रैक पर धरना दिए जाने की योजना तैयार की जा रही है। बुधवार को देवीदासपुरा में रेल ट्रैक पर ही गुरु साहिब जी के बड़े साहिब बाजों को शहीद दिहाड़ा पर जो है उपलब्ध कराया गया था और यहाँ पर लगातार किसानों का जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अरवानी इलाके में जवान मोर्चे पर हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के अरवानी इलाके के मोमनहाल गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ में अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। तलाशी अभियान चल रहा है। कुछ ही दिन पहले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में एक नाका पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इसमें बिजबिहाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मोहम्मद अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि हालत नाजुक होने के कारण एएसआई को श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन, पिस्तौल की 7 गोलियां, 1 ग्रेनेड, अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आईएसआई के निशाने पर पंजाब टिफिन बम बने खतरे की घंटी। 15 अगस्त से अब तक 25 बार ड्रोन घुसे पंजाब में। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,650 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 358 लोग संक्रमित। क्रिसमस और नए साल को लेकर अलर्ट। एमपी, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक कई राज्यों ने बढ़ाई सख्ती। और दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल, नहीं मिल रहा है उपचार। पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर बंधाना टोपनो को किया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 2 दशकों से अधिक समय से उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। तमिलनाडु सरकार ने श्रीहरन की बीमार मां की याचिका पर 1 महीने की पेरोल देने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य में राज्यपाल को राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 7 दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की गई थी। नलिनी के अलावा मामले में 6 लोग दोषी ठहराए गए थे। दोषी लोगों में उनके पति मुरुगम सुथी निधा और राजा उर्फ सनाथ
एजी पेरारीवन और रॉबर्ट पायस, जयकुमार रविचंद्रन भी शामिल हैं। दोषियों में 4 श्रीहरन संस्थान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के नागरिक हैं। नलिनी और एक अन्य दोषी को वेल्लोर में महिला के स्पेशल सेल में रखा गया है। जेल में नलिनी ने एक बार फिर से खुदकुशी की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी साथी ने उसे करते हुए देख लिया था। उसने जेलर से इस बारे में शिकायत भी की थी। टाडा अदालत ने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या में नलिनी और अन्य लोगों की भूमिका के लिए दोषी मानते हुए सभी को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। लुधियाना में हुए ब्लास्ट के बाद थाना डिवीजन नंबर 5 में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और यह मामला कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी इंचार्ज एएसआई सुखपाल सिंह के बयान पर दर्ज किया गया। एएसआई के अनुसार करीब 12:30 बजे दूसरी मंजिल पर जो है जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद 5 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस की तरफ से इरादा हत्या की धारा 307, आईपीसी हत्या की धारा 302 और एक्सप्लोजिव एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एएनआई और एनएसजी की टीम ने लुधियाना की जिला कचहरी को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं ब्लास्ट का शिकार हुए व्यक्ति के शव को यहां से हटा दिया गया है और उसे सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। यहां उसका डॉक्टरों के बोर्ड की तरफ से पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके हाथ पैर का निशान पे एक टैटू भी मौजूद है। शव के बारे में अभी तक केवल यही पहचान हो पाई है। दरअसल पंजाब के लुधियाना में बृहस्पतिवार को जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी थी। इस घटना के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जल्द विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उसने प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिसर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और परिसर में खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान में अपना झंडा बुलंद करने के लिए तालिबान ने हर उस आवाज को दबा दिया है जो उसके विरोध में उठी या फिर नई सरकार की आलोचना करने के लिए। एक सर्वे के मुताबिक अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज के बाद से अब तक अफगानिस्तान में करीब 6400 पत्रकारों की नौकरी चली गई है। इतना ही नहीं, करीब 231 मीडिया घरानों को भी बंद कर दिया गया। यह सर्वे एक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स व अफगान इंडिपेंडेंस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से जारी की गई है। सर्वे में सामने आया है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगान मीडिया में बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं। सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 से अधिक मीडिया आउटलेट्स दिखना बंद हो गए हैं और 60% पत्रकार और मीडिया कर्मियों ने अपना काम भी बंद कर दिया है। यह सब सिर्फ 5 महीनों के अंदर हुआ है जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया है। सर्वे के अनुसार तालिबान के सत्ता में आने का सबसे ज्यादा नुकसान महिला पत्रकारों को हुआ है। करीब 80% महिला पत्रकारों को अपनी नौकरी से वो हाथ धोना पड़ा है। आरएसएफ के अनुसार गर्मियों की शुरुआत में अफगानिस्तान में 543 मीडिया आउटलेट्स थे, लेकिन नवंबर के अंत तक ये 312 आउटलेट्स ही बचे हैं। इसका मतलब साफ है कि 43% मीडिया आउटलेट सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही बंद हो गए। 4 महीने पहले अफगानिस्तान के हर प्रांत में कम से कम 10 मीडिया आउटलेट्स थे, लेकिन मौजूदा समय में कई प्रांत तो ऐसे हैं जहां पर एक भी लोकल मीडिया आउटलेट्स नहीं बचा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की 2 दिनी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस गुरुवार को राजधानी दिल्ली में शुरू हुई। पहले दिन इसमें चीन व पाकिस्तान सीमा के हालात पर मंथन किया गया। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने वरिष्ठ रैंकों के लिए पदोन्नति बोर्ड आयोजित किया। सैन्य कमांडरों ने सीमा सुरक्षा की स्थिति को साथ ही जम्मू कश्मीर की हालत पर भी विचार किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद शीर्ष कमांडर की यह पहली बैठक है। जनरल विपिन रावत की 8 दिसंबर को अपनी पत्नी और 12 अन्य कर्मियों के साथ एक हेलीकॉप्टर में हादसे में उनकी मौत हो गई थी। 2 दिनी बैठक के पहले दिन सेना के कमांडरों को पूर्वी सेक्टर में चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों सहित सीमा की स्थिति से अवगत कराया गया। सामरिक महत्व की
भानुपल्ली बिलासपुर मनाली ले ब्रॉडगेज रेल लाइन से अलग सेना के लिए ले में चीन सीमा तक करीब 13 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाएगा। ये ट्रैक ले के शेषरथांग के करीब नदी के किनारे से होकर बिछाया जाएगा। इस ट्रैक के बनने से सेना को सड़क मार्ग से सामान नहीं ले जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि रसद पहुंचाने में आसानी होगी। मुख्य ट्रैक पर भी शेषरथांग समेत 5 स्टेशन ऐसे होंगे जहां सेना को सामान उतारने चढ़ाने की विशेष सुविधा भी दी जाएगी। इन स्टेशनों पर लूप लाइन बनाई जाएगी ताकि यात्री स्टेशन के कारण कोई समस्या जो है उनको ना आए। सेना के लिए बनने वाली इस विशेष पटरी को पूरा करने के लिए एक पुल और टनल का भी निर्माण किया जाएगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसी माह के अंत तक डीपीआर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के चलते उच्च अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जून 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद डीपीआर तैयार करने के लिए उत्तर रेलवे ने तेजी दिखाई और डीपीआर मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय इस पर मंथन करेगा। इस परियोजना को साल 2022-23 के आम बजट में शामिल किया जा सकता है। सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना भानुपल्ली मनाली ले रेल लाइन की कुल लंबाई करीब 476 किलोमीटर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।